नमस्कार साथियों। एनएएस एग्जाम कक्षा 5वीं के लिए जो होना है उसकी तैयारी के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो क्लास हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस वीडियो में गणित के प्रश्नों को हल कराया जाएगा और हल कराते समय आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार से ग्राफिक्स का यूज करेंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आ सके। और उसके साथ ही साथ विद्यार्थी जो है ओएमआर शीट पर किस प्रकार से उत्तर अंकित कर सकता है यह भी बताएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न पेपर आप देख रहे हैं वो मॉक टेस्ट 2 का है। मॉक टेस्ट जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एनएएस एग्जाम की तैयारी के संबंध में लिया जा रहा है। इसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उसका तो हल कराएंगे ही कराएंगे। इसके साथ ही साथ प्रश्नों में छुपे अन्य तथ्यों को भी विद्यार्थियों के बीच रखा जाएगा ताकि भविष्य में जब इस चैप्टर से या इस खंड से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको हल करने में आसानी हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आज का वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने अपने सभी विद्यार्थियों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य। इसमें गणित की बहुत अच्छे से तैयारी होती है। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। अब ये प्रश्न विद्यार्थियों के सम्मुख रखा गया। अब इसके जो शब्द हैं जैसे वृत्त है, सबसे बड़ी जीवा है, इस शब्द से वो परिचित होंगे तो निश्चित तौर पे इस प्रश्न को बना लेंगे। लेकिन यदि इन शब्दों से वो परिचित नहीं है तो ये उनके लिए काफ़ी कठिन सवाल है। तो चलिए इसकी सरलता से समझते हैं। तो हम इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले व्यास को समझेंगे, परिधि को समझेंगे, त्रिज्या को समझेंगे, क्षेत्रफल समझेंगे। इसके साथ ही साथ वृत्त के अन्य भाग क्या क्या है उसको भी समझेंगे ताकि भविष्य में जब वृत्त से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी आसानी से बना सके। बच्चों यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है वृत्त। इसे मैं एक बार और बना के आपको दिखा रहा हूँ। आपने कई बार इस प्रकार से बनाए होंगे, ठीक है, प्रकार की सहायता से। तो ये कहलाता है वृत्त। वृत्त के अलग अलग पार्ट होते हैं। जिस प्रकार हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, हमें अपने आँख पता है कहाँ होता है, हाथ कहाँ है पता होता है, उसी प्रकार वृत्त के भी अलग अलग भाग होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट, इसको कहा जाता है वृत्त। इसका नाम है वृत्त। अब इसमें आप देख सकते हैं ठीक बीच में यहाँ पर सेंटर में एक बिंदी बना हुआ है। यहाँ से प्रकार का जो नुकीला हिस्सा रखते हैं और यहाँ से पेंसिल का रखते हैं, ऐसे घुमाते हैं तब वृत्त बनता है। प्रकार के नुकीला हिस्सा के माध्यम से ये बिंदी बनता है, बिंदु बनता है। तो इस बिंदु को कहा जाता है केंद्र। हमेशा याद रखेंगे कि केंद्र जो है वृत्त के ठीक बीचों बीच होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र के चारों ओर ये खींचा हुआ है गोलाकार आकृति, ठीक है। जब इसको हम एक राउंड घुमाते हैं, जैसे यहाँ से शुरू कर दिए और ऐसे एक चक्कर लगा करके वापस उसी जगह पे आएंगे, तो इसे कहा जाता है वृत्त की परिधि। इस शब्द से भी परिचित होंगे, परिचित हो जाइए कि इसे कहा जाता है वृत्त की परिधि, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में परिधि शब्द है। अब आपको परिचय हो गया कि परिधि क्या होता है। वृत्त के चारों ओर जो लाइन है, चारों ओर का जो घेरा है वही है परिधि। अब उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या शब्द भी है। तो त्रिज्या क्या होता है उसको समझते हैं। ये परिधि में हम जो है कहीं पर भी एक बिंदु लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु लगा दिए परिधि के कहीं पर भी। अब इस बिंदु को हम इस केंद्र से जोड़ते हैं तो एक लाइन बन गया, देखो। तो ये लाइन का नाम ही क्या है, त्रिज्या है। हम कई त्रिज्या खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु रखें और उसको केंद्र से जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे हमने बिंदु रखा और एक बिंदु रखे और यहाँ से हमने केंद्र पर जोड़ दिए। तो ये जो लाइन बन रहा है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इसे इसे कहा जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। आप देख सकते हैं ये त्रिज्या है। अब उसके साथ साथ हम समझते हैं व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है समझिए। जब इस त्रिज्या को, जैसे यहाँ से बिंदु है, केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ा दे, जैसे हम यहाँ से, जैसे इसको करते हैं, देखिए इसको यहाँ से हम आगे बढ़ाते हुए केंद्र में गए और केंद्र से और आगे बढ़ते हुए ठीक इसके यहाँ पर देखिए केंद्र से होते हुए हमने इस प्रकार से, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, यहाँ पर से शुरू हुआ है, केंद्र से होते हुए इस बिंदु पर है, अर्थात त्रिज्या के जस्ट डबल है और केंद्र से होकर गया है। तो इसे कहा जाता है व्यास। जैसे कि हम यहाँ पर खींच दिए और केंद्र से होते हुए हम यहाँ पर और खींचे, तो ये कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। इसको बोलते हैं
व्यास। ठीक है, समझ गए किसको व्यास बोलते हैं, किसको त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या है और ये जो लाइन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा हुआ है केंद्र से होते हुए, इसे कहा जाता है व्यास। अब कौन सा शब्द बच गया, देखिए यहाँ पर हम परिधि को समझ गए, त्रिज्या समझ गए, है ना, व्यास को समझ गए। अब हम समझते हैं कि जीवा क्या है। तो जीवा के साथ साथ सबसे बड़ी जीवा क्या है। ठीक है, इसके पहले क्षेत्रफल भी बताता हूँ। अंदर का जो हिस्सा है, कंप्लीट हिस्सा, वो कहलाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से आप परिचित है, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल से आप परिचित है, उसको और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम जीवा को समझते हैं, जीवा क्या चीज़ है। ठीक है, इसको समझिए। हम वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी दो बिंदु लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा दिए और इस बिंदु और मान लीजिए आगे लगाते हुए इस प्रकार से लाइन खींच दिए। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचा गया है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु कर दिए, यहाँ पर एक बिंदु कर दिए, तो ये भी एक सीधी लाइन हुआ। ये है वृत्त की जीवा, इसको कहा जाता है वृत्त की जीवा। हम कई जीवा खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, उसके यहाँ से लेके हम यहाँ भी ऐसे खींच सकते हैं। ये सब क्या है, वृत्त की जीवा है, जिसमें वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदुओं को सीधे सीधे मिलाया जाता है। दो बिंदुओं को सीधे सीधे मिलाया जाता है। अब आप देख सकते हैं त्रिज्या की लंबाई हमेशा एक बराबर था। देखो ये त्रिज्या की लंबाई एक बराबर था, व्यास की लंबाई एक बराबर था, लेकिन जीवा की लंबाई अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो है वृत्त की परिधि में हम जो बिंदु ले रहे हैं उसकी दूरी के आधार पर डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो गया। इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे यहाँ पर भी उससे बड़ा होगा, वहाँ से ऐसे। अब मान लीजिए जब हम यहाँ से लेके इस प्रकार से खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ा बनता है जीवा, सबसे बड़ा जीवा बनता है। क्योंकि इसके बाद देखो ये बढ़ते हुए गया, अब यहाँ से घटते हुए जा रहे हैं। अब यही जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। क्या है ये, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीवा तो है ही है, लेकिन ये केंद्र से होकर गुजर रहा है। ये जो है केंद्र से होकर गुजर रहा है। और अभी हमने बताया कि ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के किसी दो बिंदु को टच करती, जैसे यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो उसको हम व्यास कहते हैं। और अभी हमने पता किया कि यह क्या है, ये सबसे बड़ी जीवा भी है, सबसे बड़ी जीवा, ये सब क्या है, जीवा है ना, ये सब जीवा है। और ये हुआ सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा और व्यास दोनों की लंबाई एक बराबर है, अतः हम सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है बच्चों, ये आएगा व्यास। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये प्रश्न पूछ दिया कि व्यास क्या है, तो त्रिज्या का 2 गुना है, त्रिज्या से डबल होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो व्यास है। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। अब पहला का पहला हुआ तो हम क्या करेंगे, OMR शीट को ओपन करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर है, ये पहला। तो पहला का पहला इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से डार्क करेंगे। ठीक है, नीला या काला पेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है 5 लीटर दूध से 200 मिलीलीटर की कितनी गिलास पूरी भरी जा सकती है। प्रश्न बहुत सा सामान्य है, लेकिन हमको समझना होगा कि वास्तव में है क्या। 5 लीटर दूध, आपने अनुभव किया होगा कि जो दूध बेचने वाले आते हैं वो इस प्रकार से बर्तन लेके आते हैं, है ना, बंद वाला बर्तन। मैं खुला बर्तन बना रहा हूँ, इसमें मान लीजिए दूध भरा है, इसमें क्या भरा है, दूध भरा है। ठीक है, इसमें दूध भरा हुआ है। ठीक है, तो ये दूध की जो मात्रा है वो है 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर है। और इसे गिलास में भरना है, छोटा सा हम गिलास लेते हैं, गिलास जो है बर्तन से छोटा होता है ना भाई, दूध के बर्तन से। इसमें आता है, इसमें आता है 200 मिलीलीटर। अब ऐसे देखेंगे तो 5 से ज़्यादा 200 दिख रहा है, लेकिन चित्र में देखेंगे तो 5 लीटर में ज़्यादा दूध दिख रहा है, गिलास में कम दिख रहा है। ये है ही वैसी, क्योंकि यहाँ पर ये लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर है। लीटर हमेशा मिलीलीटर से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आपको पता है नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये 5 लीटर जो दूध है उसमें से कितने गिलास भरे जा सकते हैं। यदि हम एक गिलास भरते हैं तो 200 मिलीलीटर लगेगा। यदि हम और गिलास लेते हैं इस प्रकार से और गिलास भरें तो इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 200 मिलीलीटर होगा। तो हम ऐसे नापते जाएंगे तो गणित का मतलब क्या हुआ, तो हमको यहाँ पर बिना कुछ नापे हमको गणित के आधार पर इसको बनाना है।
अब हमको सोचना होगा कि इसको किस प्रकार से बनाएं। इसको जोड़ के बनाएं, घटा के बनाएं, गुणा करके बनाएं कि भाग करके। तो आप देख सकते हो ये इतनी बड़ी जो मात्रा में दूध है 5 लीटर, उसको एक एक करके गिलास में भरा जा रहा है और हर बार बराबर मात्रा में दूध निकाला जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु से बार बार एक ही समान राशि को घटाते हैं तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम करते हैं भाग की प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखिए हमको यह पता चल गया कि हमको भाग तो करना है, लेकिन किसका भाग किससे करें। तो यहाँ पर देखिए 5 लीटर है, तो 5 लीटर को 200 मिलीलीटर से भाग करना है। तो लीटर और मिलीलीटर का भाग जोड़ना गुणा नहीं हो पाता, इसलिए हमको सबसे पहले दोनों की जो इकाई है, यदि ये लीटर है तो इसको भी लीटर में बदलेंगे, यदि ये मिलीलीटर है तो इसको भी मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 5 लीटर को हम क्या कर सकते हैं, 5,000 मिलीलीटर कर सकते हैं ना, क्योंकि 1,000 लीटर का 1,000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। ठीक है, अब इसको हमको भाग करना होगा 200 से। अब 200 का पहाड़ा आपको आता है क्या, नहीं आता है मान लो, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 के पहाड़ा के आधार पे हम 200 का पहाड़ा बना सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 200 एकम 200, 200 दूनी 400। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 दूनी 400। ठीक है, उसके यहाँ पर 100 बच जाएगा। अब शून्य को उतारेंगे, कितना हो गया 1,000, 2 पंचे 10, तो 200 पंचे 1,000। इसको आप काट दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, 25। तो ये जो 25 मिला वही जो है गिलास की संख्या है। तो यहाँ पर 25 को आप क्या लगाओगे, टिक लगाओगे। और यहाँ पर OMR शीट में दूसरा का कौन सा हुआ, दूसरा का कौन सा लगाए हम। देखिए कई बार होता क्या है, यहाँ पर हम बना लेते हैं लेकिन OMR शीट में उत्तर लगाते समय भूल जाते हैं। तो ध्यान से देखना है, ये दूसरा का ये दूसरा, यहाँ पर ये दूसरा हुआ और दूसरा का यहाँ पर दूसरा। देखिए ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दूसरा का दूसरा। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास, अवश्य बताएं। ठीक है, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सबको हम पहले मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अगला प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका परिमाप सबसे कम है। तो आपको यहाँ पर परिमाप को समझना होगा कि परिमाप क्या होता है। यदि आप परिमाप जानते हैं तो ये बहुत सरल है, परिमाप नहीं जानते हैं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा इसको हल करने में। तो सबसे पहले हम परिमाप समझते हैं। जैसे कोई भी आकृति इस प्रकार से आकृति है, तो परिमाप क्या होगा, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, एक चक्कर लगा दीजिए इसके चारों तरफ। एक चक्कर लगाइए इसके ठीक किनारे किनारे, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से ऐसे चले गए, तो ये इसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब कई प्रकार की आकृति आपको मिलेंगी जिसका परिमाप निकालना है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, कई प्रकार की आकृति। आपको क्या करना है, परिमाप का है यानी यहाँ से शुरू करके ऐसे धीरे धीरे जितनी भी लंबाई दिया है उसको चलते जाने अर्थात जोड़ते जाना है, जोड़ते जाओगे अंतिम में मिल जाएगा, ये होता है परिमाप। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इससे शुरू करेंगे तो यहाँ पर 5 है, फिर 5 5 10, 5 3 15, इसका परिमाप कितना आया 15। इसका देखते हैं 5 4 9, 9 3 12 आया। इसका कितना आया 3 2 5 और 1 6 आया। इसका कितना आया 4 4 8 3 11। अब देख लो किसका कम है, इसका कम है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन 3 का उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, OMR शीट पर जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 3 का 3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है अवश्य बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, एक दिन बराबर है। एक दिन बराबर है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, चलिए ऑप्शन से समझते हैं प्रश्न को। एक दिन बराबर है 1/360 दिन, 60 गुणा 60 मिनट, 24 गुणा 60 मिनट, 1/12 माह। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है उसके अनुसार से हमको अब अनुभव हो गया है कि यह जो है समय के माप वाला प्रश्न है। अब समय के माप वाला प्रश्न है तो देखो ये एक दिन बराबर, अर्थात यहाँ पर एक दिन दिया गया है, तो इसमें से किस ऑप्शन को जब हल करेंगे तो उत्तर भी एक दिन आएगा, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो 1/360 दिन है, तो यहाँ पर तो दिन को ही बांट दिया है, तो एक दिन से तो छोटा है ये, है ना। भी जब हम भिन्न पढ़ाएंगे या भिन्न की वीडियो देखे होंगे
आपको समझ में निश्चित तौर पे होगा कि 1/360 का मतलब क्या होता है। 1/360 का मतलब होता है ऐसे कोई भी वस्तु है, यहाँ पे दिन दे दिए है तो दिन का मानक है, इसको पहले 360 टुकड़े में काटा गया, उसमें से एक छोटा टुकड़ा को बता रहे हैं, तो ये तो दिन से काफ़ी छोटा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। जब हम भिन्न को पढ़े हैं तो यहाँ पर 1/12 माह कह रहा है, तो 1/12 माह अर्थात टोटल माह को 12 हिस्से में बांटा गया। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये 12 हिस्सा बांटा गया, उसमें से एक हिस्सा, तो माह में कितना दिन होता है, 30 दिन, है ना। तो ये तो 12 हिस्से में बांटा है, अर्थात इसकी वैल्यू कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, लगभग 12 दूनी 24, 2.5 दिन के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ ना। अब हम दोनों को समझते हैं, 60 × 60 मिनट, तो 60 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, तो 60 × 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 घंटा। तो एक दिन में 60 घंटा नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर 24 × 60 मिनट, तो इसको हम 1 घंटा कर सकते हैं, तो टोटल आएगा 24 घंटा। हाँ, हमको पता चला कि एक दिन में 24 घंटा होते हैं। अब दिन कहो, एक दिन कहो या 24 घंटा कहो, दोनों का मान बराबर है, अतः ये इसका सही उत्तर होगा। तो चौथा का तीसरा देखो, यहाँ पर चौथा कहाँ पर है, ये प्रश्न क्रमांक चौथा है, इसका यहाँ पर तीसरा। ऐसे आपको क्या करना है, गोला लगाना है। टोटल टेस्ट पेपर है, इसी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, ये आपके अभ्यास के लिए। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न हल करते हैं। एक बस 3 घंटे 15 मिनट में, एक बस है, ठीक है, ये बस है, मान लीजिए ये बस है, 3 घंटे 15 मिनट में स्थान ए से बी पर पहुंचती है। ये स्थान ए है, ठीक है, ये स्थान बी है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है बस, कितने समय में 3 घंटा ये उसको लगता है 3 घंटा 15 मिनट। कब, जब ए से बी तक पहुंचता है। आगे पढ़ते हैं, बस को बी से सी पर पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। तो बी से यहाँ पर बी है और आगे बढ़ाएंगे, चलिए यहाँ पर पहुंच गए सी, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो ए से सी तक पहुंचने में कुल लगा समय, तो ये ए से सी तक पहुंचना है, कुल कितना समय लगेगा। अब बताओ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, दोनों का समय दिया है, अब टोटल पूछा है तो क्या करेंगे, हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना भाई, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये हुआ, सबसे पहले हम कर लेते हैं 3 घंटा 15 मिनट, इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, उसके ठीक नीचे लिख दो 2 घंटा कितना है 50 मिनट, ये एक है ना, ये 7 जैसे दिख रहा है, ये एक है 50 मिनट। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, देखो क्या हो रहा है, 5 घंटे 50 मिनट, यहाँ पर घंटा को जोड़ते हैं तो 5 घंटा से होगा और इसमें ज़्यादा ही आएगा, तो लगभग देखते हैं इसका उत्तर 5 घंटा से ऊपर ही आएगा, है ना भाई। अब देखते हैं यहाँ पर, तो पहले मिनट मिनट को जोड़ेंगे, तो 15 और 50 65 मिनट हो गया, 65 मिनट जैसे हुआ, ये क्या होता है 60 मिनट के 1 घंटा, तो ये जो 60 है इस तरफ आ जाएगा 1 घंटा के रूप में। ठीक है, 1 घंटा के रूप में, तो 1 और 3 4, 4 2 6, तो 6 घंटा 5 मिनट हुआ, कितना हुआ। अब देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन 2, तो 5वां का ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, 5वां का ऑप्शन 2। ठीक है, कहाँ है 5वां, ये प्रश्न क्रमांक 5वां है, इसका ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब 6वां प्रश्न हल करते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, देखिए, इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, 23 × 6 का मान किसके समान है, इसका मान किसके समान है। तो ऐसे प्रश्नों को ना, जब एक बार समझ नहीं आता, आप क्या करेंगे, ऑप्शन को एक बार देख लेंगे, ऑप्शन देखने से प्रश्न अच्छी से समझ आ जाता है। जैसे 23 × 6 करते ही हमारे मन में क्या होगा,
कि इसको गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर इसके गुणनफल नहीं दिया है ना। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, इस प्रकार से होना चाहिए था। 6 तिया 18 का 8 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये इतना होना था, लेकिन ये तो कहीं पर नहीं दिया है। इसका मतलब इसको अलग तरीके से पूछा गया है, इसको अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, तब क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखो 20 धन 3 गुणा 6, 20 धन 3 गुणा 6, तो ये किस प्रकार से है, ये है बोर्ड मास के सवाल। ये क्या है, बोर्ड मास के सवाल है, जिसमें सबसे पहले कोष्टक के भीतर वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 20 धन 3 बराबर हो गया 23 गुणा 6। ठीक है, ये इसी प्रकार से हो गया। इसको देखो, ये भी 23 और ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 23 गुणा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 23 गुणा 6, अर्थात सभी का जो ऑप्शन आ रहा है, सभी का जो विकल्प आ रहा है, आप देख सकते हैं 23 गुणा 6 सब एक जैसा है, इस प्रश्न के जैसा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से छठवा का क्या होगा, चौथा, छठवा का चौथा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे। तो बच्चों इस प्रश्न पेपर में गणित के 18 प्रश्न हैं, हमने 6 प्रश्न हल कर दिए, बाकी के जो प्रश्न हैं इसके अगले पार्ट में हल करके लाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और अगले पार्ट का वीडियो जल्दी ही आ रहा है, उसे आप क्लिक करके देखिएगा। नमस्कार।